नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को। यानी कि इसके पहले हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट करा दिया है हर चैप्टर वाइज जो आपके सिलेबस में है टर्म 2 में। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद अब 100 में 100 मार्क लेकर आएंगे, यानी कि 100% नंबर उसमें लेकर आएंगे। ये जो हमारी सीरीज है ये हमारे क्या है, फास्ट रिवीजन की सीरीज है। यानी आप सभी को पता है कि जब हम रिवीजन करते हैं तो पहले से पढ़ चुके होते हैं, केवल हम रिवीजन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने इसके पहले के सारे चैप्टर को एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, वो आपके एग्जाम में पूरी तरह से सफलता लेकर आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड कीजिए आपकी क्लास से संबंधित आपको आसानी से मिल सके। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। क्योंकि अक्सर ये आता है देखने में कि वीडियो तो आप देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम को देखते हुए वीडियो को बनाया जा रहा है, तो लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें पता लगे कि हमारी जो मेहनत है सफल हो रही है और आप तक वो पहुँच रही है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्रवाद का अर्थ यहाँ पर क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना ही होती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने की जो जन भावना होती है तथा अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण को ही हम राष्ट्रवाद का नाम देते हैं या कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि जिस देश में अगर हम रहते हैं, अगर उस पर कोई भी खतरा अगर आता है तो हम सब क्या करते हैं, उसका मिलकर सामना करते हैं। चाहे हम लोग भले ही अलग अलग जाति के हों, अलग अलग भाषाई समूह के क्यों ना हो, लेकिन हम सभी लोग मिलकर उसका सामना करते हैं। यही राष्ट्रवाद है। एक अलग शब्दों में हम समझते हैं कि जिस प्रकार से आप क्रिकेट मैच देखते हो, यानी कि हमारे देश के साथ किसी अन्य देश के साथ क्रिकेट मैच होता है, यानी भारत का किसी अन्य देशों के साथ मैच होता है, तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारा खिलाड़ी है वो आउट ना हो जाए। यानी हमेशा डर बना रहता है कि वो आउट ना हो जाए, वो अच्छा स्कोर करके आए। यानी कि कुल मिलाकर हम यही चाहते हैं कि हमारा जो प्लेयर है वो अच्छा स्कोर करके आए। भले ही उस समय हम भूल जाते हैं कि वो अलग अलग स्टेट के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जाति के हैं। बस उस समय हम यही सोचते हैं कि हमारा प्लेयर जीत के आए, यानी हमारी इंडिया जीत के आए। तो यही क्या है, राष्ट्रवाद है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि यानी कि जिस प्रकार से आप सभी जान रहे हैं कि जो इस क्वेश्चन की सीरीज में यानी कुछ हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन को करेंगे और कुछ 3 नंबर वाले क्वेश्चन को करेंगे, या 2 नंबर में या 3 नंबर में, और कुछ हम कितने नंबर में, 5 नंबर में क्वेश्चन में करेंगे और जो 4 नंबर के आएंगे। तो यानी कि बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपके लिए हम लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये रिविजन के तौर पर है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जब क्वेश्चन की सीरीज आती है तो आपको ये कंप्लीट नंबर नहीं दिलाती है, बस आपको पासिंग मार्क दिलाती है। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो वीडियो में आप सभी जान रहे हैं कि जो 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, चाहे ऑब्जेक्टिव आ जाए, चाहे मिलान करने के लिए आ जाए, या सही गलत के लिए आ जाए। तो उसी को ध्यान में रख के यहाँ पर आपको कंप्लीट रूप से बनाया गया है। यानी कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि इस चैप्टर में जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे प्यारे बच्चों, आप उन सबको पढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लेकर आए आपके लिए कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए। यानी जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तो कब आए थे, आपसे यही पूछा जा रहा था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब आए थे तो 1915 में भारत वापस आए थे, इसको आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे तो आते ही उन्होंने क्या है, 3 सत्याग्रह को चलाया था। तो सत्याग्रह का मतलब ही होता है कि सत्य के प्रति आग्रह, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो गांधी जी जैसे ही भारत वापस आए थे उन्होंने 3 शुरुआती में सत्याग्रह चलाए थे। तो सेकंड क्वेश्चन आपका इसी पर है, यानी कि गांधी जी ने शुरुआती दौर में कौन कौन से सत्याग्रह या आंदोलन चलाए हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि गांधी जी ने शुरुआती में ही दौर में उन्होंने 3 प्रमुख सत्याग्रह चलाए थे, जिसका नाम क्या है, चंपारण सत्याग्रह। किसी किसी बुक में 1916 दिया है, किसी में 1917 दिया है। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, जो आपको डेट मिले वहाँ पर आपको मेंशन करना है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक में 1917 दे रखा है और 8 क्लास की बुक में एनसीईआरटी में 1916 दे रखा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
तो सेकेंड में देखा कि खेड़ा सत्याग्रह 1917 में, और तीसरा हुआ था अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में। तो जो आपका हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1916 या 17 में हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? नील की खेती के लिए हुआ था, यानी कि बिहार राज्य में है। यानी कि महात्मा गांधी जी चंपारण जिले का दौरा करने गए थे, क्योंकि वहाँ पर जो किसानों से ज़बरदस्ती क्या है, उनके खेतों में क्या है, नील की खेती करवाई जा रही थी, जिसके लिए क्या है, वे दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, जिससे क्या किसान वहाँ प्रेरित भी हुए महात्मा गांधी जी से। और फिर दूसरा क्या आपका खेड़ा सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए उनके संघर्ष में उन्होंने समर्थन दिया। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी फसल खराब हो गई थी, और दूसरी क्या है, प्लेग महामारी आ गई थी, जिसके कारण से क्या किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। अब बताइए, अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ हो जाए तो वो टैक्स कैसे चुका सकता है? और जो तीसरा इनका सत्याग्रह था वो कौन सा था? अहमदाबाद सत्याग्रह, जो 1918 में था। ये गुजरात राज्य में हुआ था, और खेड़ा भी गुजरात राज्य में हुआ था। ठीक है बच्चों, ये आपको बताना चाहिए। और ये अहमदाबाद सत्याग्रह किस लिए हुआ था? यानी कि 1918 में जब गांधी जी अहमदाबाद के जो कपास मिल के मजदूर थे, इनके समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया था। क्यों किया था? क्योंकि उनकी जो है काम के घंटे निश्चित करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह यानी कि आंदोलन किया था, क्योंकि उनके काम के घंटे निश्चित नहीं थे, न्यूनतम मजदूरी नहीं थी। तो इन सब आंदोलन में गांधी जी ने क्या किया, वहाँ के मजदूरों का साथ दिया था। तो आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्यार बच्चों, यहाँ पर हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या है, एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना पड़ेगा। बस यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे आपको। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपको पता होना चाहिए कि हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है किसने लिखी थी। तो ये महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। तो इसको हम देखते हैं आगे कि हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि पिकेटिंग क्या क्या अर्थ है? यानी कि आप सभी जानते हैं कि ये शब्द कुछ पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पिकेटिंग का क्या अर्थ होता है। यानी कि आप जान जाइए कि पिकेटिंग का अर्थ होता है कि प्रदर्शन एवं विरोध का ऐसा स्वरूप होता है जिसमें लोग करते क्या है कि किसी भी दुकान या फैक्ट्री एवं दफ्तर के भीतर जो जाने का जो रास्ता है वो रोक लेते हैं। इसी प्रकार महिलाओं ने भी क्या है, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की थी। और मार्शल लॉ क्या है, इसको भी आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि यानी कि मार्शल लॉ जो होता है, ये कर्फ्यू के दौरान वह स्थिति होती है जिसमें सेना को किसी के बाहर दिखने पर गोली मार देने के कड़े निर्देश यानी सख्त निर्देश होते हैं। यानी कि कर्फ्यू वाली स्थिति होती है प्यारे बच्चों। आगे क्या है, बेगार। बेगार का क्या अर्थ है? तो बेगार का अर्थ होता है यानी कि जिसे भी किसी भी व्यक्ति से अगर कोई भी काम करा लिया जाए और उसको पैसा अगर ना दिया जाए तो उसे हम कहते हैं बेगार। यानी कि श्रम जहाँ पर गांव वालों को बिना पैसे दिए काम करने के लिए बाध्य किया जाता या जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, बेगार कहते हैं। जैसे आप नहीं कहते कि मैं बेगारी नहीं करूँगा। तो अब सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है, यानी कि सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? तो सत्याग्रह का तात्पर्य होता है कि सत्य के प्रति आग्रह। ठीक है, यानी कि सत्याग्रह के जो विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन कि अवध किसान सभा किसके द्वारा बनाई गई? यानी कि जो अवध किसान सभा थी ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी, अवध किसान सभा का जो नेतृत्व किया था सन्यासी बाबा। इनको सन्यासी बाबा कहा जाता था। किसको? रामचंद्र तथा कुछ एक अन्य लोगों ने किया, यानी कि इनके साथ कुछ और भी लोग थे, यानी कि बाबा रामचंद्र का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि 5 फरवरी 1922 को जो एक घटना घटी थी उत्तर प्रदेश जो राज्य में गोरखपुर जिला है वहाँ पर एक चौरी चौरा नामक स्थान है। वहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने क्या किया था कि एक थाने में आग लगा दी थी, यानी कि वहाँ पर जितने पुलिस वाले थे सारे जल के मर गए थे। तो इस घटना से महात्मा गांधी जी दुखी हो गए थे और उन्होंने अपने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो इसका आंसर यही है कि चौरी चौरा की घटना को सुनकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, यानी कि स्थगित कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है क्या है यहाँ पर कि पूना समझौता कब और किसके बीच हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों। तो ये जो पूना समझौता हुआ था 1932 में हुआ था। अब किससे किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। तो इसको भी आपको बताना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्या है? असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश से जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था असहयोग आंदोलन के दौरान? तो आप सभी ने जानते हैं कि अल्लूरी सीताराम राजू का नाम है जिन्होंने जनजाति के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए
वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि वंदे मातरम जो गीत है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। जनगण की बात अगर आती है तो आपको भी पता होना चाहिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आगे क्वेश्चन है कि 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में किसने संगठित किया? तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया? तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि सबसे पुरानी जो राष्ट्रीय पार्टी है ये कांग्रेस है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 में AOU नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 15 है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो सबसे पहले ये जानिए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, यानी इसका निर्माण हुआ था 1927 में और ये भारत में 1928 में आया था। तो जैसे ही ये भारत में आया लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। गो बैक के नारे लगाए गए, साइमन कमीशन वापस जाओ। क्यों किया था? क्योंकि इसमें जो भी सदस्य थे वो सारे अंग्रेज थे, यानी कि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। ठीक है, तो साइमन कमीशन का जो विरोध है इसीलिए किया गया था क्योंकि इस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। आगे देखते हैं। तो अब हम करने वाले हैं कि यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन को, यानी जिसको हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन को बोलते हैं, यानी कि या 2 नंबर में आ सकता है या 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो जिस टाइप से आएगा आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप दोनों देखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 दे रखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो प्यारे बच्चों आपको इस चैप्टर में कुछ ऐसे चीज़ को कर लेना है, यानी कि रॉलेट एक्ट पढ़ लेना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ लेना है और असहयोग आंदोलन को पूरा कंप्लीट पढ़ना है, यानी कि असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, उसकी घटना क्या थी और उसका उद्देश्य क्या था, उसका परिणाम क्या हुआ था। ठीक इसी प्रकार से आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी पढ़ना है, यानी कि दांडी मार्च कब हुआ था, यानी कि महात्मा गांधी जी ने कहाँ से नमक कानून के लिए यात्रा आरंभ की थी, कब वहाँ पर पहुंचकर नमक कानून बनाया था, ये सब आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपनी यात्रा आरंभ की थी और वहाँ पर फिर ये दांडी तटी जो शहर था वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पर पहुँचकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। तो ये सब आपको डिटेल पढ़ लेना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा बस करते हैं इसकी। तो अब यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन आपको करना है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करना है। यानी कि क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों की भूमिका बताइए या आदिवासियों की भूमिका बताइए। जब इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना रोल प्ले किया था, इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम महिलाओं की भूमिका को देखते हैं। तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका थी, क्या भूमिका थी कि औरतों ने क्या किया, बहुत बड़ी संख्या में गांधी जी की जो नमक सत्याग्रह था इसमें भाग भी लिया था। हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर आ जाती थी, यानी कि जब महात्मा गांधी जी कोई भी बात कहते थे तो उनकी बातों को सुनने के लिए लोग बाहर से यानी घर से बाहर आ जाते थे सुनने के लिए। और फिर उन्होंने क्या है जुलूसों में भी भाग लिया, यानी कि महिलाओं ने भी क्या है सभी के साथ जुलूसों में भाग लिया था, नमक बनाया भी था और विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग भी की थी। ठीक है, और कई महिलाएं इस कार्य को करते हुए जेल भी गई थी। और खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो औरतें थीं, औरतों ने क्या किया, राष्ट्र की सेवा को अपना ही पवित्र दायित्व माना, यानी कि जो गांव की महिलाएं थीं उन्होंने राष्ट्र की सेवा को ही अपना दायित्व माना था। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन दे रखा आपसे। सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर कि यानी कि फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय क्यों किया? कोई 3 कारण आपको बताना है, यानी कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया, ऐसे कोई 3 कारण आपको बताना है। तो यहाँ पर हमें देखना है। तो फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि, यहाँ पर देखते हैं क्यों लिया, क्योंकि फरवरी 1922 में गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया क्योंकि उन्हें लगा कि कई स्थानों पर आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब आंदोलन हिंसक होता जा रहा था क्योंकि वहाँ पर लोगों ने क्या कि एक थाने में आग लगा दिया था। ठीक है, फिर जनसंघर्ष से पहले सत्याग्रही को व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, यानी कि ये जनसंघर्ष जो शुरू हो रहा था इसके पहले गांधी जी को लगा कि लोगों को एक व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। और कांग्रेस के जो कुछ नेता थे वो इस तरह के संघर्षों से थक चुके थे, तो वे प्रांतीय परिषदों के चुनाव में क्या हिस्सा लेना चाहते थे। ठीक है, और उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना अधिक महत्वपूर्ण है।
कुछ युवा नेता जो अधिक उग्र थे, जो जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। यानी कुछ ऐसे जो नेता थे जो उग्र थे, जो क्या है दबाव बना रहे थे कि भारत को आज़ाद कराने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि पूना पैक्ट की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि पूना पैक्ट में क्या क्या विशेषता हुई थी, यानी क्या घटना हुई थी, उसकी विशेषता क्या, अच्छाइयाँ क्या है, उसको आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि पूना पैक्ट की मुख्य विशेषता। और आपको पता होना चाहिए कि जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, यानी कि सितंबर 1932 में हुआ था, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए, सबसे ये मेन पॉइंट है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया था। फिर क्या था, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग भी की थी अम्बेडकर जी ने। तो ब्रिटिश सरकार ने इस मांगों को मान भी लिया था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, गांधी जी ने आमरण अनशन पर बैठ गए। तो आखिरकार फिर अम्बेडकर जी को क्या है, गांधी जी की राय मान ली और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच हस्ताक्षर हुआ। यानी कि अम्बेडकर जी ने कि पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किया। तो इसमें जो दलित वर्गों को प्रांतीय व केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीट भी मिल गई, और उनके लिए मतदान जो है सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होता रहा। यानी उनके लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था नहीं की गई थी, सबके साथ ही हुआ था। लेकिन इनको क्या है, प्रांतीय व केंद्रीय विधान परिषदों में कुछ जो सीटें हैं आरक्षित कर दी गई थी इनके लिए। ठीक है, क्वेश्चन 4 हमारा है कि खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के मुख्य कारण कौन से थे। यानी जो खिलाफत आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था, इसके मुख्य कारण कौन से थे, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनका क्या योगदान था। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या था। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन के कारण, यानी खिलाफत आंदोलन के क्या कारण थे, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यही कि तुर्की साम्राज्य, यानी कि जिस जो खलीफा है, यानी कि वहाँ के जो सम्राट थे उनको खलीफा कहते थे। खलीफा का मतलब ये होता है कि जो भारतीय मुसलमान, जो यानी कि मुसलमान जगत के जो धार्मिक गुरु माने जाते थे खलीफा, तो उनके साथ क्या अंग्रेजों के द्वारा बहुत अपमान किया गया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो है तुर्की की पराजय हो गई थी, जिसके कारण उनके साथ अपमानजनक संधि भी की गई थी। दूसरा क्या था कि लखनऊ समझौता हुआ था, जो 1916 में हुआ था, जो 1916 में हुआ था। इसके बाद क्या है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के, तो 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था, इसमें कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ था। ठीक है, आगे क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन कांग्रेस द्वारा आरंभ होना तथा मुसलमानों को मिलाकर खिलाफत आंदोलन के साथ करना था। यानी कि ये जो असहयोग आंदोलन शुरू करने का मतलब ये था कि मुसलमान और कांग्रेस दोनों को मिलाकर साथ में क्या है चलना था। अब इसमें योगदान क्या था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान क्या था खिलाफत आंदोलन का, तो यहाँ पर योगदान ये था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता का बीजारोपण हुआ। यानी कि अब हिंदू मुसलमान दोनों को मिलाकर इस आंदोलन में भाग लिया गया, यानी कि दोनों मिलकर इस आंदोलन में साथ दिए, और फिर जिससे क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। जब हम क्या है सभी लोग मिलकर एक साथ आंदोलन चलाएंगे तो उस आंदोलन को बहुत बल मिलेगा। यानी अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि साइमन कमीशन भारत कब आया और क्यों आया था, और भारत में इसका विरोध भी क्यों हुआ था। ठीक है, तो आपको जानना कि बस साइमन कमीशन भारत में आया था, ये 1927 में कमीशन बना था, 28 में आया था। और जैसे ही वो भारत में आया तो लोगों ने स्वागत उसका कुछ इस प्रकार से किया, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो 1927 में सर जॉन साइमन के तहत एक कमीशन नियुक्त किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे, और साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, जिसे साइमन कमीशन के नाम से भी जाना गया, यानी कि साइमन कमीशन नाम दिया गया था। और ये 1928 में भारत आया था, और यह भारत में क्या संवैधानिक प्रणाली के कामकाज को देखने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब भारत में प्रशासन में सुधारों के संबंध में सुझाव देने आया था। यानी कि यह क्या है, साइमन कमीशन क्यों बनाया गया था, यानी कि भारत में प्रशासन के सुधारों में सुझाव देने हेतु बनाया गया था, आया भी था उसीलिए। जब साइमन कमीशन भारत आया तो लोगों ने उसका स्वागत साइमन गो बैक के नारों से किया। अब इसी में क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका है कि नमक यात्रा का वर्णन करते हुए बताइए कि गांधी जी ने नमक ही क्यों चुना। यानी कि आपको नमक यात्रा, ये तो जरूर आएगा आपके एग्जाम में, इसको आप कर लीजिए कि नमक यात्रा का वर्णन करते हुए गांधी जी ने नमक को ही क्यों अपना हथियार चुना। तो देखते हैं कि नमक ही क्यों, यानी महात्मा गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना। तो महात्मा गांधी जी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में पाया। क्यों पाया कि जो राष्ट्र को एक
एकता के सूत्र में बांध सकता है, क्योंकि नमक जो है ये भोजन की सबसे आवश्यक वस्तुओं में से एक था, जिसको प्रत्येक भारतीय द्वारा प्रयोग किया जाता था, चाहे वह गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुसलमान, सभी के द्वारा इसका उपयोग किया जाता था। तो महात्मा गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त स्वयं सेवकों के साथ साबरमती आश्रम से नमक यात्रा की शुरुआत की थी। जो यात्रा जो शुरू हुई थी वह 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून बनाकर समाप्त हुआ था। यानी कि जो गुजरात का एक तटीय शहर है दांडी, वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने पहुँच के वहाँ पर जो है क्या किया था, समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया था। यानी कि यह जो यात्रा थी 24 दिन तक चली और 240 मील का सफ़र था। यानी एक दिन 10 मील सफ़र तय किया गया था। तो तय करते हुए 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर जाकर समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। तो इसी के साथ ही क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टिकोण से, यानी कि रॉलेट एक्ट क्या है, यानी रॉलेट एक्ट क्या है, इसको आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछेगा बच्चों। तो रॉलेट एक्ट क्या, चलिए देखते हैं। तो इस एक्ट के तहत किसी राजनीतिक कैदी किसे कहते हैं, यानी कि जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन एवं आंदोलन करते हैं और उनको सरकार गिरफ्तार करती है या किया गया रहता है, उनको राजनीतिक कैदी कहते हैं। तो उनको क्या है, अब बिना मुकदमा चलाए क्या है 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान था। इसको ही कहते हैं रॉलेट एक्ट। यानी रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यानी कि अब ब्रिटिश पुलिस क्या करती थी, किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती थी। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को भी जान लीजिए, जो 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यह जो घटना घटी थी वो जलियांवाला बाग में घटना घटी थी, क्योंकि वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया गया था। तो वो जो जलियांवाला जो बाग है वो क्या था कि गांव जो था उस शहर से थोड़ा दूर था, तो लोगों को ये पता नहीं था कि वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो लोग क्या है, कुछ लोग क्या किए थे, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे, और कुछ लोग वार्षिक जो मेला लगता है वहाँ पर बैसाखी का, वो देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो जिसके कारण क्या, जनरल डायर ने अपने सैनिकों को लेकर वहाँ पर चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने अंधाधुंध गोली चलवा दिया था, यानी कि सारे लोग मारे गए थे। तो यह जो 13 अप्रैल 1919 की घटना जलियांवाला बाग है, जो अमृतसर पंजाब में, तो इसको भी आप जानेंगे, मैप में आ सकता है। अब यहाँ पर हम लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 4 अंक या 5 अंक में आएंगे, जिस भी अंक में आएंगे आप कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, और गांधी जी के शुरुआती सत्याग्रह पर एक नोट लिखिए। यानी कि फिर से हम डिटेल लिखेंगे। तो सत्याग्रह से हम क्या समझते हैं देखते हैं। तो सत्याग्रह का अर्थ होता है कि सत्याग्रह का विचार, यानी सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह। यानी गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार में यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि गांधी जी ने जो अपने शुरुआती जो आंदोलन शुरू किए थे उसको देखते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने जो इनके द्वारा जो भारत में किए गए सत्याग्रह थे शुरुआती, वो कौन कौन से थे तो देखते हैं कि, यानी कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और जैसे ही उन्होंने भारत से वापस आए, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए, तो 3 प्रमुख सत्याग्रह चलाए जो बहुत ही फेमस है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला कौन था, चंपारण सत्याग्रह, जिसको नील की खेती से हम नाम से जानते हैं, बिहार राज्य में हुआ था। यानी 1917 हो या 16, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, चंपारण जिला का दौरा किया जो बिहार राज्य में है। तो वहाँ की नील की खेती करने वाले जो किसानों हैं या मजदूरों के लिए जो दमनकारी जो बागान व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। अगला है खेड़ा सत्याग्रह, यह आंदोलन कर लीजिए, गुजरात राज्य में है। तो 1917 में किया गया था। यानी कि महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए उनके संघर्ष में उनका समर्थन किया था। जो फसल खराब हो जाने एवं महामारी के कारण क्या थे, किसान लगान चुकाने की स्थिति में नहीं थे। तीसरा है अहमदाबाद आंदोलन, जो गुजरात राज्य में ही है, 1918 में हुआ था। गांधी जी अहमदाबाद के कपास मिल के मजदूरों के समर्थन में यह आंदोलन किए थे। क्यों किए थे, क्योंकि जो किसान वहाँ के जो मजदूर थे ये चाहते थे कि उनकी जो क्या है आमदनी, यानी कि उनकी जो सैलरी वेतन में वृद्धि की जाए, यानी कि काम के घंटे जो निश्चित किए जाए। सेकेंड क्वेश्चन आपका प्यारा बच्चों कि स्वराज का विभिन्न समुदायों के लिए अलग अलग अर्थ था।
उदाहरण सही स्पष्ट कीजिए, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है कि आपको यहाँ बताना है कि स्वराज का जो था विभिन्न समुदायों के लिए अलग अलग अर्थ था। यानी कि वहाँ पर चाहे अगर किसान शामिल थे तो उनका जो स्वराज का अर्थ अलग था, आदिवासी लोग शामिल हुए थे तो उनके स्वराज का अर्थ अलग था, महिलाएं शामिल हुई थी तो उनके स्वराज का अर्थ अलग था, उद्योगपति जो शामिल हुए थे तो उनके स्वराज का अर्थ अलग था। यानी कि जितने लोग थे सबके क्या है, स्वराज का अर्थ अलग अलग था। तो यहीं पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि विभिन्न लोगों के लिए स्वराज का अर्थ क्या कहता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में पहले देखते हैं कि घटना क्या घटी थी, फिर उसके देखेंगे स्वराज। ठीक है। तो गांव में जो किसान की स्थिति बहुत दयनीय थी, जीवन व्यतीत कर रहे थे, और अंग्रेजी शासन में गांव में जमींदारों ने क्या किया था, किसानों पर बहुत अधिक कर लगा दिया था। किसानों को उनके खेतों पर बिना वेतन के काम करना पड़ता था। पट्टेदारों ने पट्टेदारों के रूप में उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, इसलिए उन्हें कभी भी पट्टे से हटा दिया जाता था। तो जो बाबा रामचंद्र जो थे, जो पहले गिरमिटिया मजदूर में भी कार्य कर चुके थे, तो उन्होंने पंडित नेहरू के साथ मिलकर किसान सभा बनाई और गांव में आंदोलन चलाया। ठीक है। अब हुआ क्या कि गांव में उन्होंने किसानों के जमींदारों की जो नाई धोबी जो सुविधा थी बंद करने का फैसला भी किया, और उन्होंने यह समझा कि इस आंदोलन का मतलब है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिल जाएगी। तो इसलिए उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया और जमींदारों के घर एवं अनाज भंडार क्या है, लूट लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई किसानों की जो क्या है, स्वराज का अर्थ क्या है यहाँ पर है। चाहे आप उसको ऊपर के भी लिख लीजिए, अगर ऊपर नहीं लिख सकते हैं तो केवल इसको ही आप लिख लेंगे। ठीक है। तो अब इसमें किसानों की जो लिए स्वराज का अर्थ क्या था कि उनको लगा कि भाई लगान में कटौती मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी, और जमींदारी प्रथा क्या है ये खत्म हो जाएगी, और जमीन का पुनः बंटवारा, यानी कि उनको ज़मीन पुनः से उनको मिल जाएगी। अब देखते हैं जंगलों में जो विद्रोह क्या हुआ था, यानी आदिवासी जो लोग अंग्रेजी सरकार द्वारा बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिले होने पर क्या है, पाबंदी लगा देने से परेशान और क्रोधित थे। यानी कि जब आदिवासियों को यह कहा गया कि आप इस जंगल में नहीं जा सकते हैं, उनको जंगलों में जाने के लिए पाबंदी लगा दी गई, तो वो क्या है, आदिवासी लोग नाराज हो गए थे। और जब सरकार ने उन्हें सड़क निर्माण के लिए जबरन बेकार करने पर मजबूर किया तो उन्होंने बगावत कर दी। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, सड़क निर्माण के लिए उन्होंने ज़बरदस्ती क्या है, बेगार के रूप में, मजदूर के रूप में काम कराने लगे। यानी कि काम कराया, पैसा नहीं मिल रहा था। फिर उनके जो नेता का नाम था अलूरी सीताराम राजू थे, जो कि अपने आप को ईश्वर का अवतार भी बताते थे। तो उसने क्या, लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वह गांधी जी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। अब देखते हैं कि जो जंगलों में जो रहने वाले आदिवासी लोग हैं, इन्होंने क्या किया। तो आदिवासियों ने इस आंदोलन का यह मतलब समझा कि पहले की तरह जंगल अब उनके अपने हैं, उन पर उन्हीं का ही अधिकार है। उसके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के गुडेम विद्रोहियों ने क्या किया, पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अफसरों को मारने का प्रयास किया एवं गुरिल्ला युद्ध चलाया। तो 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को भी फांसी दे दी गई थी। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि आदिवासियों के लिए क्या स्वराज का अर्थ यहाँ पर क्या है। तो आदिवासियों के लिए स्वराज का अर्थ यही था कि वन कानूनों की समाप्ति, यानी कि जो उनके लिए कानून बनाए गए थे कि अब वो जंगलों में नहीं प्रवेश कर पाएंगे, तो इस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। बेगार की समाप्ति कर दी जाएगी, यानी कि जब काम करवाया जाएगा तो उसका पारिश्रमिक दिया जाएगा। और वनों पर पुनः अधिकार, यानी कि अब उनका वनों पर पुनः अधिकार हो जाएगा। तो ये लोग इस प्रकार से स्वराज का मतलब समझे। और फिर देखते हैं कि बागानों में श्रमिकों का आंदोलन एवं स्वराज, यानी कि बागान में जो काम करने वाले श्रमिक हैं उनके स्वराज का मतलब क्या था। तो 1859 में जो अंतर्देशीय प्रावसन अधिनियम के तहत बागान मजदूरों को बागान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। यानी कि इस नियम के अंतर्गत जो बागान मजदूर थे, इनको ये था कि अब ये अपने देश से दूसरे देश बाहर जो है नहीं जाएंगे काम करने के लिए। अब मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब था कि वे उन चार दीवारों से जब चाहे आ जा सकते थे, उनमें जिन्हें कैद किया गया था। यानी कि इनका मतलब ये था, यही समझते थे कि उस चार दीवारों से जब चाहे आ सकते हैं, जा सकते हैं। जब उन्होंने इस आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अफसरों के आदेश मानने से इनकार करने लगे। वे बागान छोड़कर अपने घर भागने लगे। उन्हें लगता था कि अब उन्हें गांव में अपनी ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही रह गए थे और अंग्रेज द्वारा दोबारा पकड़ लिए गए थे। तो ये था बागान मजदूरों के लिए जो उनका स्वराज का अर्थ था। तो क्वेश्चन नंबर अब थर्ड को हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषता आपको बताना है। यानी इसमें अब बस आपको यही बताना है कि ये क्वेश्चन जो आपके लघु उत्तरी में आ सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने दीर्घ उत्तरी में कर दिया, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। कि यानी आपको बताना है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह से अलग था।
इसकी विशेषता आपको बताना, बस यही। तो चलिए देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो इस बार लोगों ने न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया था। यानी कि इस बार लोगों ने क्या किया था कि हमें केवल अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, ये नहीं, अब उन्होंने केवल ये किया था कि जो ये अंग्रेजों का कानून है अब इसको क्या है, उखाड़ फेंकना है। ठीक है, इसके लिए आह्वान लोगों से किया था। फिर देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा था तथा सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन भी किया था। फिर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। किसानों ने लगान और चौकीदारों से कर चुकाने से इनकार कर दिया। यहाँ पर लगान कर लेंगे आप, ठीक है। लगान और चौकीदारों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया। वनों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन करना भी आरंभ कर दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि भारत में किस प्रकार सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित करने में सांस्कृतिक प्रक्रिया ने मदद की। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि कोई जरूरी नहीं कि आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाए। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आ सकता है कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किन किन कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से है, आपको बस समझना है। ठीक है, तो इसमें हमें यही बताना है कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किन किन कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, यानी कि वह कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं जिन्होंने क्या राष्ट्रवाद की भावना को विकसित किया। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो भारत में इस प्रकार सामूहिक अपनेपन का जो भाव विकसित करने में सांस्कृतिक प्रक्रिया ने मदद की। कौन कौन सी प्रक्रिया थी इसमें, यानी सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। तो इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थीं जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों के बीच दिलो दिमाग में छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएँ, लोग क्या जगह जगह पर लोक कथाएँ भी कहते थे, गीत था और चित्रा प्रतीक के माध्यम से भी लोगों ने क्या है, सभी ने क्या राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन कराया गया है। और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि देखने में आता है बच्चे वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करो यार, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे आपको लाभ मिल रहा है तो सब्सक्राइब तो करना जरूरी बनता है। आगे देखते हैं कि राष्ट्र की पहचान जो सबसे अधिक किसी तस्वीर में अगर अंकित की जाती थी तो वो भारत माता की छवि थी। ठीक है, तो अब अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, भारत माता की एक छवि बनाई थी, को चित्रित किया था, जो आगे चलकर भारत माता की छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा। लोग उसे एकता के प्रतीक के रूप में देखने लगे। और इस आंदोलन में क्या है, वंदे मातरम गीत भी था जो लोगों को बहुत अच्छा प्रभावित किया। को बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया था। लोकगीत और कहानियाँ हमारी परंपरागत संस्कृति की तस्वीर पेश करती थी या करती हैं, जो बाहरी शक्तियों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी हैं। इसलिए राष्ट्रवादियों ने लोकगीतों व जनश्रुतियों को क्या इकट्ठा करना शुरू किया था। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और अधिक जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा भी तैयार किया गया था। इतिहास भी क्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन था। राष्ट्र के प्रति गौरव का भी भाव जगाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो उत्पन्न नई आर्थिक और राजनीतिक जो स्थिति की थी, इसकी व्याख्या करना आपको है। तो चलिए देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो शुरुआत 1914 में हुआ था और भारतीयों पर उनका आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा। तो ब्रिटिश सरकार ने युद्ध पर किए गए खर्चों की भरपाई के लिए करों में वृद्धि कर दी थी। तो सीमा शुल्क बढ़ा भी दिया गया और आयकर भी शुरू किया गया था। तो युद्ध के दौरान कीमतें दोगुनी हो गई थी, जिससे लोगों पे मुश्किलें बढ़ रही थी। गांव में सिपाहियों की जबरन भी भर्ती की जा रही थी, जिससे गांव में भी लोग क्या है, बहुत आक्रोश है, गांव में लोगों के बीच में बहुत आक्रोश फैल गया था। जैसे 1918 और 1920-21 के बीच में क्या है, देश में बहुत से हिस्सों में क्या खराब फसल हो गई थी, यानी कि फसल खराब हो गई थी, जिससे अनाज की कमी हो गई थी। फिर इन सभी कारणों से भारतीय लोग क्या है, ब्रिटिश सरकार से असंतुष्ट थे, यानी संतुष्ट नहीं थे, और उन्होंने अपनी दुर्दशा के लिए
किसको जिम्मेदार माना? कि औपनिवेशिक सरकार, औपनिवेशिक मतलब अंग्रेजों की सरकार को माना था, क्योंकि उस टाइम वही थे, अगर उस समय कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो लोग उन्हीं को जिम्मेदार मानते हैं। यानी कि जैसे आप इस समय देख लीजिए कि कोई भी घटना घटती है तो उसमें जो सरकार आती है लोग उसी को जिम्मेदार मानते हैं, जिम्मेदार ठहराया। इसलिए विश्व युद्ध ने औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ भारतीयों में गुस्सा बढ़ा दिया। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर अब क्या है, हमारे बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या सभी की पीडीएफ चाहिए तब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा सर्च करेंगे या क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, टेक केयर, गुड बाय। घर पर रहिए, खुश रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए।